हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, ये है आप सभी की यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सेकंड सब्जेक्ट जो कि है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की फोर्थ क्लास। लास्ट 3 क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें हम जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय छात्रावास भवन, विद्यालय प्रयोगशाला भवन, विद्यालय पुस्तकालय भवन, खेल तथा खेल का मैदान, विद्यालय फर्नीचर एंड शैक्षिक उपकरण, विद्यालय स्वच्छता, शौचालय और पेयजल के व्यवस्था के बारे में सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यार सारी चीजें आप लोग डिस्कस देख लीजिए, आप लोग कुछ नहीं है। मेन पॉइंट्स पे अगर आए तो विद्यालय में भौतिक संसाधनों के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, जिसका सूक्ष्म वर्णन यहाँ किया गया है। विद्यालय के भौतिक, ठीक है, विद्यालय भवन, विद्यालय छात्रावास भवन, विद्यालय प्रयोगशाला भवन, विद्यालय पुस्तकालय भवन, खेल तथा खेल का मैदान, विद्यालय फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, विद्यालय स्वच्छता, शौचालय, पेयजल। इन सारे 10 पॉइंट्स के बारे में आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो हम इन 10 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यालय भवन, यानी कि स्कूल बिल्डिंग आखिर होती क्या है। साधारणतः तथा सुंदर ढंग से बना हुआ विद्यालय का भवन छात्रों के स्वास्थ्य, काम करने की शक्ति तथा चरित्र की अपूर्व प्रभाव डालता है। विद्यालय की स्थिति नगर में नगरीय साधनों में आबादी से थोड़ा दूर हो तो उत्तम रहता है। उपनगरीय बस्ती एक गांव में इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं होती। विद्यालय भवन पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो उत्तम है। इसका लाभ यह होगा कि यहाँ शीतकाल में धूप सीधे छात्रों को उपलब्ध होगी, वही ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा भवन पे पड़ेगा। ठीक है, विद्यालय भवनों के अनेक प्रकार होते हैं। ठीक है, आकार में प्रमुख होता है, इसमें ई आकार अधिक व्यवहारिक होता है। विद्यालय भवन की नींव का धरातल ऊंचा होना चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में पानी आसपास न भरे और अन्यथा मच्छर होने की भय रहेगा। सो गाइज, यहाँ पर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि आपको स्कूल को किस तरह बनाना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ से आपको धूप सीधे आएगी, कहाँ आपका प्लेग्राउंड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, फिर है आपका जिसका वर्षा के दिनों में पानी आसपास न भरे, अन्यथा मच्छर होने का भय रहेगा तथा शिक्षण कार्य बाधित होगा। यहाँ संभव विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ आवागमन, बिजली, पानी की व्यवस्था, सुगमता, यानी कि आपको स्कूल उस जगह पर बनाना चाहिए जहाँ आपको पानी की कोई इश्यू नहीं हो, बिजली का कोई इश्यू ना हो, मच्छर आप लोगों को नहीं हो, स्कूल की ऊंचाई इतनी हो कि वहाँ पर पानी ना भर सके बारिश में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, अब विद्यालय वस्तुतः एक आदर्श संस्था होती है, आदर्श संस्था होती है। ये जितना अधिक सुंदर होगा बालक उसके पर्यावरण में रहने के उन्मुख होगा। यानी कि आप सभी देखा होगा कि स्कूल जितना सुंदर, जितना नीट एंड क्लीन होता है तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्कूल से कि भाई हमें इस स्कूल में एडमिशन लेना है। ठीक है, विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से बनावट होनी चाहिए, उसकी सामर्थ्य तथा उपयोगिता होनी चाहिए, कम लागत तथा लचीलापन होना चाहिए, विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा, विद्यालय भवन को दुर्घटना से बचाना, विद्यालय की सजावट, ये सारी चीजें होती हैं विद्यालय के बारे में। ठीक है, यहाँ पर अगर थोड़ी सी बात करो श्री केजी सेदीन के अनुसार, केजी सेदीन ने एक आदर्श विद्यालय की कल्पना करते हुए कहा, एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा और बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो, यानी कि आकर्षक इन द सेंस कि आप चीज़ों को देखें और आप उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, इसमें छात्रों की चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो। यहाँ बच्चे, जहाँ प्ले ग्राउंड होगा, बच्चा अगर स्कूल छोटा सा होगा तो बच्चे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय भवन की योजनाएं। आप सभी को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, भारत की आर्थिक सीमाओं में जहां शिक्षा का कुल आय का प्रतिशत 4% व्यय है, वहां विद्यालय भवन निर्माण के पहले अनेक प्रश्न उठते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग आधे से अधिक विद्यालय बिना भवनों के चलते हैं। जहां भवन है वहां प्राथमिक आवश्यकताएं अर्थात शिक्षक के बैठने की व्यवस्था नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, श्यामपट्ट नहीं है, और जहां तक कि छात्रों के पीने का पानी की सुविधा भी नहीं है। ये सारी चीज़ें स्कूल के बारे में बताई गई है कि कहीं कहीं टीचर्स के बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती। जैसे कि आप लोग गवर्नमेंट यानी कि प्राथमिक स्कूलों में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर क्लासरूम्स ही नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो इतने कम होते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी क्लास एक साथ बैठा दी जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं
भविष्य के विस्तार की संभावनाएं हैं, ये सारी चीजें देखिए। भवन विद्यार्थी की संख्या पर निर्भर करता है। अमेरिकन नेशनल काउंसिलिंग ने एक छोटे से विद्यालय भवन के क्षेत्र के बारे में कहा कि किसी विद्यालय भवन के लिए जिसमें 1000 विद्यार्थी हो 20 एकड़ भूमि, 50 विद्यार्थी के लिए 1 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। ये सारी चीजें बोली हैं अमेरिकन नेशनल काउंसिलिंग ने। तो ये पूछा जा सकता है कि 1000 विद्यार्थियों और 20 एकड़ जमीन 50 विद्यार्थियों के लिए, यह लाइन किसने बोली है? अमेरिकन नेशनल काउंसिलिंग के एक छोटे से विद्यालय भवन के बारे में ये सारी चीजें बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यालय छात्रावास भवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आप लोग लेकर चल रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो समझाते हुए चल रही हूँ, तो आप सभी को कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप सब ध्यान से देखिए। छात्रावास विद्यालय की जब अनिवार्य आवश्यकता होती है, जब उससे पढ़ने वाले विद्यार्थी दूरस्थ स्थानों के हों, यानी कि दूर के हों। प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता नहीं होती। यदि विद्यालय की कोई भी शैक्षिक उपलब्धि प्रशंसनीय हो तो स्वाभाविक हो, यानी कि यहाँ सारी चीजें बताई गई हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करूँ, यह आज ही नहीं है अपितु हमारी प्राचीन काल परंपराओं में था। गुरुकुल में छात्रावास की आवश्यकता होती थी। छात्रावास छात्राओं ने सामूहिक जीवन जीने की कला विकसित करने का उपयुक्त स्थल होता था। यहाँ पर विद्यार्थी भावी जीवन के लिए सहयोग, साहचर्य तथा आत्मनिर्भरता का जीवन व्यतीत करते थे। यानी कि यहाँ पर डिस्कस की गई है कि हमारे पास्ट की बातें, जब गुरुकुल हुआ करता था तो वहाँ पर सारी चीजें उपलब्ध होती थी, बच्चे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाते थे। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी दी गई हैं। छात्रावास कितने विद्यार्थियों के लिए हो जिसके उनके रहन सहन में कठिनाई न हो। छात्रावास के साथ भोजनालय की व्यवस्था हो। छात्रावास भवन विद्यालय भवन से दूर न हो। छात्रावास के आसपास का पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, छात्रावास में आंतरिक खेलों की समुचित व्यवस्था हो। छात्रों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। यह ध्यान रहे कि छात्र घर से दूर है तथा विद्यालय के संरक्षण में है, अतः वार्डन तथा व्यवहार स्नेहयुक्त, सहयोगपूर्ण, अभिभावक तुल्य हो, जिससे उसका घर का अभाव महसूस ना हो। ये सारी चीजें हैं, आप सभी ध्यान से देख लीजिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं छात्रावास प्रबंधन, यानी कि छात्रावास का जो हेड या कमेटी कह सकते हैं आप, वो कैसा होना चाहिए। छात्रावास प्रबंधन वस्तुतः उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विद्यालय प्रबंधन। इस संदर्भ में रायबर्न लिखते हैं कि छात्रावास प्रबंधन का कार्य अत्यंत कठिन है, जिसके लिए धैर्य, कौशल व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ये चीज किसने बोली है? रायबर्न ने। छात्रावास व्यवस्था सुचारू रूप से चलने की इसके लिए हॉस्टल वार्डन को पूर्ण विवेक के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम करना होता है। एक अच्छा छात्रावास वार्डन दृढ़ चरित्र एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार वाला होना चाहिए। नियमित व संयमित वार्डन की विद्यार्थियों की प्रशंसा अर्पित कर सकता है। सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। कुशल, प्रभारी, शांति और धैर्य से की बात सुनने वाला, निष्पक्ष, दूरदर्शी प्रबंधन की अच्छे छात्रावास वार्डन के रूप में छात्रों का नियंत्रण। यानी कि वार्डन के बारे में बताया गया कि वार्डन जो होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा देखिए अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वार्डन के ऊपर बच्चों का पूरा प्रभाव होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आने के बाद उनका पूरा टाइम वार्डन के साथ जाता है। अगर वार्डन उन पर चिल्लाएगी या उन्हें डांटेगी उठने के लिए, पढ़ने के लिए चिल्लाएंगी, तो ये क्या होगा कि बच्चे का मन टूटेगा और उसे घर की ज़्यादा याद आएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि छात्रावास प्रबंधन होना ऐसा होना चाहिए कि वार्डन पर डिपेंड करता है। तो हमारी वार्डन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि उन बच्चों को कोई इशू नहीं हो। विद्यालय प्रयोगशाला भवन, यानी कि जो आपकी लैब होती है उसके बारे में बात की गई है। आज शिक्षा के स्वरूप और शिक्षण पद्धतियों के संबंध में यह तथ्य स्वीकार किया गया है, बजाय ज्ञान देने के ज्ञान कैसे अर्जित किया जाए यह जानना अधिक है। ऐसे में समाज के निर्माण के लिए यह और आवश्यक है कि जो ज्ञान उत्सुक हो और सीखना चाहता है उसे ऐसी स्थिति प्रदान करना जिसे ज्ञानार्जन किया जा सके। यानी कि प्रयोगशाला के बारे में बताया गया है। जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, अगर उसी चीज़ को आप बच्चे को प्रैक्टिकली और दिखाकर समझाएंगे तो वो चीज़ें बच्चे को ज़्यादा समझ में आएंगी। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रयोगशाला की व्यवस्था आप सभी की कैसी होनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहाँ पर सामान्य विद्यालयों में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, भूगोल कक्ष की व्यवस्था होती है। विषय के आवश्यकता अनुरूप प्रयोगशाला का चुनाव किए जाए। उदाहरणार्थ, रासायनिक प्रयोगशाला भवन ऐसे स्थान पर हो जहाँ से गैसों के निकलने की समीपस्थ कक्षाओं के विद्यार्थी पर प्रभाव न पड़े। भूगोल व्यवस्था विषय की प्रयोगशाला भी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पे मौसम निरीक्षण की सुविधा हो, वायु तथा वर्षा के प्रभाव का स्थानीय परिवेश में निरीक्षण किया जा सके। जहाँ तक हो, प्रत्येक विषय की अलग अलग प्रयोगशाला हो। यहाँ पर बताया गया कि प्रैक्टिकल लैब्स की व्यवस्था ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां आप विषय को दिखाकर चीजें समझा सकें। वो चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देन आता है आपका
विद्यालय पुस्तकालय भवन। विद्यालय पुस्तकालय भवन यानी कि आपकी लाइब्रेरी के बारे में। पुस्तकालय के संदर्भ में कहा गया है, पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं है, वह वे व्यक्ति हैं, अधिकतर छात्रों के साथी जिन्होंने सदियों से ऋतु प्रभाव को सही सहा है और अनंत की ओर अग्रसर हो रही हैं। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, जहाँ शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान की अंतः क्रिया होती है, स्पंदन सुनाई देता है। यह बौद्धिक प्रयोगशाला जहाँ जहाँ बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों के ज्ञान का पठन एवं मनन द्वारा परीक्षण होता। डिस्कस कर लेते हैं पुस्तकालय के आखिर कार्य होते क्या है। पुस्तकालय शिक्षक के अनुदेशन कार्य में सहायता देती है। यही विभिन्न पुस्तकों, विषयों तथा संदर्भ पुस्तकों ज्ञान में वृद्धि करती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी का कार्य क्या होता है। जो पुस्तकें हमारे पास नहीं होती हैं, पुस्तकें हमें दी जाती है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं अपने लिए। 2-3 दिन में हमें वो लाइब्रेरी से इशू करानी होती है, फिर उनका टाइम होता है, वो हमें फिर वापस से सबमिट कर देनी पड़ती है। विद्यार्थियों के स्वाध्याय को बढ़ावा देती है, पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित करती है। पुस्तक अच्छे साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने का प्रोत्साहित करती है। यह पाठ्यक्रम के संपादन का कार्य करती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लाइब्रेरी के बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो सारी चीजें मैंने आपसे यहीं डिस्कस कर ली। आपका आता है विद्यालय पुस्तकालय की स्थिति। हमारे देश में विश्वविद्यालय पुस्तकों की स्थिति शोचनीय है। अधिकांश विद्यालयों के पुस्तकालय में पुरानी पुस्तकें हैं जो छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं खरीदी गई हैं। ये पुस्तकों की अलमारियों में बंद रहती हैं, ठीक है, और कदाचित ही इन्हें बाहर निकाला जाता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी अगर बात करूँ लाइब्रेरी की, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अगर आप लाइब्रेरी पर ध्यान दें, या गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कहते कि वहाँ नई पुस्तकें नहीं होंगी, लेकिन कुछ जगह आपको पुरानी पुस्तकें मिलेंगी जो आपको अलमारी में बंद है। जो पुस्तकें आप, अब एक बात बताइए, लाइब्रेरी है तो उसमें न्यू बुक होंगी तभी तो बच्चे इंटरेस्ट लेगा उसमें, लेकिन अगर उसमें आपने पुरानी बुक्स पहले से ही आप लोग उसे डायरेक्टली आप लोग चलाए जा रहे तो बच्चे उनमें क्यों रुचि दिखाएगा, वो तो आपकी लाइब्रेरी में जाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि विद्यालय पुस्तकालय की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है कुछ जगह, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं विद्यालय में पुस्तकालय सुधार के उपाय। देखिए गाइस, आप जितना हो सके डीएलएड के पाठ्यक्रम में आप लोग प्लीज पॉइंट टू पॉइंट लिखकर आइए, आप लोग ज्यादा डिटेल्स नहीं भरिए, ठीक है। पुस्तकालय भवन के लिए अलग से आकर्षक भवन की व्यवस्था हो, यानी कि अट्रैक्टिव आपका एक क्लासरूम होना चाहिए लाइब्रेरी के लिए। पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था हो जाए। पुस्तकालय में छात्रों के लिए नवीन उपयोगी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाए। पुस्तकालय का रख रखाव अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए पर्याप्त अलमारी हो। विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तक देने की व्यवस्था की जाए। पाठ्य पुस्तकों व अन्य पुस्तकों के वितरण के लिए समय विभाजन किया जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों में बुक बैंक की स्थापना की जाए। प्रधानाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष कम क्लर्क को चाहिए कि पुस्तक के विस्तार हेतु पुस्तकालय नियमों को कड़ाई से पालन कराया जाए, ठीक है। माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए। बिल्कुल सबसे मेन पॉइंट यही है कि एक लाइब्रेरी का हेड होना चाहिए। लाइब्रेरी रूम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उसमें पुस्तकें होनी चाहिए जो बच्चों को नीड हो, जिनकी लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए जिससे बच्चों की एंट्री हो और उन्हें एंट्री नहीं मिले अगर कार्ड नहीं है। विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो। पुस्तकालय में कंप्यूटर, सीडी, इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट आदि आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करी जाए। ये सारी चीजें थी आपकी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है खेल तथा खेल का मैदान। इसमें आप थोड़ी सारी चीजें डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। शिक्षा को संपूर्ण विकास की प्रक्रिया माना जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के विकास के साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। विद्यालय में शिक्षण के साथ खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। देखिए, यहाँ पर खेल के बारे में बताया गया है। खेल का थोड़ा सा महत्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के विकास की दृष्टि में महत्व, ठीक है, सामाजिक सक्षमताओं के विकास की दृष्टि से, शिक्षा के विकास की दृष्टि से, सकारात्मक सोच एवं सहनशीलता की दृष्टि से, छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं के विकास एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से, छात्रों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण एवं विकास की दृष्टि से, छात्रों की आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से। ये सारे पॉइंट्स है खेल के महत्व। आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 2-3 बार आपको सारा समझ में आ जाए। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है शैक्षिक उपकरण। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी
चाहिए जिससे वह उचित आसन से बैठकर शिक्षक के शिक्षण से लाभान्वित हो सके। बैठने का आसान उचित होने पर विद्यार्थी थकान दूर से महसूस करता है और उचित अधिगम होता है। अतः शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के आसन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देन आता है आपका शैक्षिक उपकरण। शिक्षक अपनी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है। जो शिक्षक जितना उचित शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है, यहाँ आता है बालक के अधिगम के उपरोक्त फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार है: श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ और विज्ञान शिक्षण सामग्रियां। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है विद्यालय स्वच्छता, स्कूल सैनिटेशन क्या होता है। पॉइंट्स में डिस्कस करती हूँ थोड़ा सा। विद्यालय की दीवारों को सिर्फ साफ करना जिनके उन पर धूल और जाले न लगें। सफाई के साथ सभी खिड़कियों दरवाजों को खोल देना चाहिए जिससे धूल उड़कर इधर उधर वस्तुओं पर ना हो जमे और वो इधर उधर निकल जाए, जिससे कि आपके फेफड़ों में प्रवेश करना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो सकता है। विद्यालय में पानी के प्रभाव या प्रवाह के लिए नालियों आदि का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। विद्यालय में सफाई कर्मचारी द्वारा निरंतर सफाई की जा सकती है अथवा नहीं, इसका भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाएं। देखिए, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, विद्यालय से जुड़े सभी व्यक्तित्व को स्वच्छता के विभिन्न विषयों से जागरूक होना चाहिए। सबसे बड़ी मेन पॉइंट्स यही है कि आपके कॉलेज से जो भी स्कूल से जुड़े हुए हैं उन सभी को आपके प्रति या आपके स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका शौचालय। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेबोरेटरी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आप सभी के साथ डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सभी जिससे कि पेपर में अच्छे से लिख सके। इनमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। विद्यालय में शौचालय के द्वारा व्यक्ति की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसलिए विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालय होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि शौचालय में सह शिक्षा तो बालक बालिकाओं तथा शिक्षकों के लिए शौचालय अलग अलग होना चाहिए। शौचालय के निर्माण में एक निश्चित स्थान होता है, जैसे विद्यालय के कोने में होना चाहिए, विद्यालय की बाहरी दीवार में लगे होना अथवा विद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक विभागों से दूर स्थापित होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके शौचालय के बारे में है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका पेयजल व्यवस्था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपके स्कूल में वाटर की बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे खाने के बाद, क्लास इंटरवल के बाद, या आप लोग बोल सकते हैं क्लास के टाइम आप सभी को पानी के लिए जाना होता है, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे स्थानों पर होनी चाहिए जहाँ स्वच्छ हो, आपका नलकूप है, आपका हेड पंप है, या आपकी टंकियां हैं, जो भी है आपके में, आरओ है, आपके में प्यूरीफायर है, जो भी है वो एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जब बच्चे से अच्छे से ले सके। ऐसा नहीं है कि प्यूरीफायर का पानी जो है आपका वो बहता जा रहा है लेकिन वहां पर मच्छर भी पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी आपकी पेयजल के बारे में। अशुद्ध पानी के सेवन से छात्र बीमार पड़ सकते, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा, जिससे अनेक रोग हो सकते हैं। हैजा, पेचिस, मातो जहरा, ठीक है, जहरा, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। सो ये वाला चैप्टर आपका यही खत्म होता है। नेक्स्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।